अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट नाइमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए मैंने बनाई हैं चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस जिनमें आप सीख सकते हैं घर बैठ के बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, 3,000 से 10,000 रुपये में बिजनेस कैसे किया जाता है, चीज़ें कहाँ से मंगाई जाती हैं और उनको किस तरीके से बेचना है और महीने में 1,00,000-2 लाख रुपये कमाना है। ये सब कुछ उन बिजनेस वीडियोज़ का हिस्सा रहता है। इन तमाम बिजनेस वीडियोज़ को एक प्ले लिस्ट में शामिल करके आपके लिए चैनल पर अवेलेबल किया गया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन रुपीस कमा रही हैं और क्या वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं। अगर वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं तो वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उनका विजन और मिशन क्या है, वो किस तरीके से अपनी कंपनी को कह लें कि लेकर चलती हैं, उसकी मैनेजमेंट को कैसे संभालती हैं, वो क्या प्रोडक्ट बेचती हैं, ये सब कुछ भी इस चैनल पर आपको मिलता है। और हम ये भी देखते हैं कि उन शेयर्स को जो मार्केट में थ्रो किए जाते हैं उनको किस तरीके से खरीदा और बेचा जाता है। अब हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें आज आप हमारे साथ शामिल हैं, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं अब तक कि किस तरीके से शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है और कहाँ से ये चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। आप किस तरीके से PSX के ऊपर मौजूद ब्रोकर्स के थ्रू अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं, कौन कौन से मार्केट की जो कह लें वैल्यूज़ हैं, मार्केट कैप की वैल्यूज़ को हमने एक्सप्लेन किया। हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन किया जो स्टॉक्स के अंदर एक ख़ास अहमियत रखती हैं और हमें किसी भी हवाले से स्टॉक्स को समझने में मदद देते हैं। इसके अलावा मेजरली हमने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, कौन से चीज़ों हमें देखनी होंगी ताकि जब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो, और इनको बनाने के पीछे किन चीज़ों का हाथ होता है वो भी हमने देखा। हमने ये देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे अहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें 3 अहम चीज़ें होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हो गई यानी बैलेंस शीट वगैरह हो गई, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वगैरह की शीट्स हो जाती हैं। इसमें हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से इन जो स्टेटमेंट्स हैं इनको बनाने के जो पीछे प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं और वो किस तरीके से अहमियत रखते हैं। आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, जहां पर उन्होंने अपनी 30 जून की जो उनकी कह लें कि फाइनेंशियल रिपोर्ट की एंडिंग हुई वो आपके सामने शो की, क्योंकि कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद होती हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्योंकि आपके शेयर्स उन्होंने आपको बेचे होते हैं तो आपको पाबंद होते हैं अपनी तमाम अर्निंग्स और अपनी स्टेटमेंट्स को शो करने के हवाले से। लेकिन अगर कोई कंपनी पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड हो तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होगी और वो शायद आपको उस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी ना दे। लेकिन जब कोई इन्वेस्टर उनके पास अप्रोच करता है तो यकीनी तौर पे वो उनकी इन तमाम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज में हम ये देखने में कि इसमें अहम चीज़ें क्या हैं। मेरा फोकस आज ये रहेगा कि जब भी आपके सामने कोई इस तरह की शीट्स आएँ तो आप 4-5 मिनट के अंदर उसकी बेसिक चीज़ों को किस तरीके से एनालाइज कर सकें। मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगी ताकि आपको आसानी से बातें समझ आ सकें। तो सबसे पहली बात यह है एसेट्स किसी भी कंपनी की वो चीज़ें हैं जो उसके कह लें कि उसके कब्जे में आ जाती हैं। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, उसके सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट का बनना हो सकता है, और ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आते हैं। यहाँ आप ये देखें कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है जब से उन्होंने इसे खरीदा है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकती हैं। पहली रीज़न ये है कि ये शायद जो प्लांट जहाँ पे लगा है, प्लांट से मुराद ये है कि जो इनकी जगह है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हो सकता है ये प्रॉपर्टी एक ऐसी जगह है जिसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज ना होती हो। दूसरी इसमें रीज़न ये हो सकती है कि इनकी जो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हों या ऐसी कोई कह लें कि मशीनरीज का इस्तेमाल हो जो कंटिन्यूसली डिमोलिश हो रही हों, या कह लें कि वो एक किस्म की उनकी एबिलिटी जो है परफॉर्म करने की वो ख़राब हो रही हो। यानी इंटेंजिबल एसेट्स, अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स को ही उसके फौरन बाद देखें तो वहाँ हमें एक डिक्रीज नज़र आता है जो हमें इस बात को समझने में आसानी देता है कि एसेट्स के अंदर ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है।
तो अल्टीमेटली ये कोई इतनी मतलब ये फंडामेंटल एनालिसिस में कोई अहम चीज नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है उसकी अल्टीमेटली जब भी उसके पास पैसे जनरेट होंगे उस बिजनेस से, उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगाने हैं, उसने अपने एसेट्स बनाने हैं, तो उनके एसेट्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टेबल हैं, लॉस में हैं। अगर किसी कंपनी के एसेट्स लॉस में है तो ऑब्वियसली उसको किसी ना किसी स्टेज पर वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पैसे को, तो शायद वो डिविडेंड ना दे सके, और अगर उसने री इन्वेस्ट करना होगा तो अल्टीमेटली शायद वो मार्केट में उस तरीके से परफॉर्म भी ना कर सके, क्योंकि जब वो री इन्वेस्ट करेगा और तो काफ़ी सारी प्रोडक्शन की चीज़ें भी रुक सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक मेरे लिहाज से इसको एक बार देख लेना बेहतर होता है। स्टॉक एंड ट्रेड की अगर बात करें तो यानी यहाँ पर ये शो हो रहा है कि जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा है, मतलब रॉ मटेरियल्स या फिनिश गुड प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टॉक इंक्रीज हो चुका है, लेकिन जो ट्रेड डेप्थ है वो डिक्रीज हुआ है, जो उतना अच्छा साइन नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि सेल्स इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 1 लाख के प्रोडक्ट बाय किया था, प्रोडक्ट बाय करने के बाद 1 लाख रुपए देने थे, तो अब उसने 1 लाख के बजाय 20,000 रुपए देने हैं। अगर हम इसी तरह यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की देखें बात करें तो, या ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस होता है, ये कंपनी के पास ये शो कर रहा है, इसकी वैल्यूज इस वक्त जो है कि कंपनी के पास ये कम हुआ है, विच मीन्स कि कंपनी का जो लिक्विड कैश है वो कम है इस वक्त। इसमें इन्वेस्टमेंट, इनके पास इन्वेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो गई है। इसका रिजल्ट ये है कि कंपनी को अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए लोन लेने पड़ेंगे। तो अब कंपनी ने लोन लिया है या नहीं लिया, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसी फाइनेंशियल शीट के अंदर आपके पास करंट लायबिलिटीज का कॉलम होगा, वहां पर आपके पास जो है ये बोरोइंग्स का जो आप देख सकते हैं उधार लेने का जो कॉलम है, उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये तकरीबन 4x के लेवल पे इंक्रीज हुई है, और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो भी तकरीबन 2.5x बढ़ चुकी है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि कंपनी को लिक्विडिटी इश्यूज हैं और कैश मैनेज करने के लिए ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है। करंट लायबिलिटीज का ग्रोथ करंट एसेट से ज्यादा है। बेसिकली आप वो कैसे निकाल सकते हैं? आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि करंट रेशियो जो है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, जो टोटल करंट एसेट्स हैं उसकी वैल्यू को आप डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से। तो जो 2024 में ये वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 1.38 की है थी, और जो 2025 में है ये तकरीबन 1.32 की है, मतलब लिक्विडिटी थोड़ी वीक चल रही है कंपनी की। अब अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हवाले से बात करें तो नेट सेल्स जो हैं वो क्वार्टर लेवल पर थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखा रही हैं, लेकिन अभी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब इसकी ना 2-4 वजूहात हैं कि अब हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इसकी सेल्स इतनी नहीं हो रही हैं। अब ये क्यों है ऐसा? तो इसकी वजह ये है कि कंपनी क्योंकि ऑब्वियसली ऑफ सीजन होता है तो बाज़-औक़ात उस वजह से भी सेल्स नहीं होती। दूसरा, सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत है। इस सेक्टर में फर्टिलाइजर में 2 और बड़े मेजर पार्टनर्स हैं, मतलब जो कंपनीज अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिनमें फौजी फर्टिलाइजर भी आ जाती है, फातिमा फर्टिलाइजर भी। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट प्राइसिंग और वो सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं, तो उस कंपटीशन की वजह से भी ये इम्पैक्ट्स जो है लिक्विडिटी के बाज़-औक़ात देखने पड़ जाते हैं। और बाज़-औक़ात जब ऑफ सीजन होता है तब ही मोस्टली लिक्विडिटी के इश्यूज आते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, और अगर वो उसकी स्ट्रेटेजी को सही मेंटेन करें तो वो उस प्रॉब्लम से इजीली निकल भी जाते हैं। तो ये कोई बड़ा मेजर इशू नहीं होता, लेकिन एक फंडामेंटल कंपनी कहलाई जा सकती है, लेकिन स्टिल अभी ये एक लिक्विडिटी का इशू जो है इसको फेस करना पड़ रहा है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इसके जो क्वार्टर लेवल्स पर इंक्रीज है, लेकिन हाफ लेवल देखा जाए तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। और इसी तरह जो इसकी अदर इनकम्स हैं वो भी बढ़ी हैं। जो कंपनी का जो जब अदर इनकम्स बढ़ती हैं तो वो अल्टीमेटली जो अर्निंग पर शेयर होता है उसको इम्प्रूव कर देती हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। और अगर हम बात करें इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो शीट्स हैं उसके ऊपर, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना वो हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बारे में और इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज के बारे में बता रही हैं कि सैलरीज जो हैं वो इंक्रीज की गई हैं, और इन्वेस्टिंग जो है जो पेरेंट कंपनी है उसको इन्वेस्टमेंट दी गई, यानी एंग्रो होल्डिंग को, और फिर ऑब्वियसली वो रिटर्न भी हो गई है। और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कंपनी जो है जो नेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ले रही है उसमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 19 की वैल्यू थी, 21 का इंक्रीज है, तो कोई खास इन्वेस्टमेंट से इनको फायदा नहीं पहुंचा अभी तक। अगर हम ये देखें कि इन्होंने और जो भी लोन्स वगैरह इन्होंने अपने पेरेंट कंपनी को दिए हैं वो वापस आ गए हैं। और अच्छा, एक चीज़ जो होती है कि जो लायबिलिटीज़ हैं ये क्या है, मैं यहाँ पे इसकी भी थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता दूं। करंट लायबिलिटीज़ का
मतलब ये होता है कि जो लायबिलिटीज यानी जो उधार चीजें आपको 1 साल के अंदर अदा करने हैं वो सारी आपकी करंट लायबिलिटीज का हिस्सा बन जाते हैं। तो उसकी वजह से कंपनी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, जो अभी हम पीछे एक पॉइंट मेरा रह गया था तो मैंने कहा आपको यहाँ पर उसके हवाले से भी गाइड कर दूं। अब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। रीपेमेंट जो है यानी कि जो फौरी तौर पे 1 साल जो पिछले साल की इनकी पेमेंट थी वो इन्होंने जो अदा की है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अगर ओवरऑल मैं इस कंपनी के हवाले से एक बात कहूँ तो ये है कि ये कंपनी की लिक्विडिटी वीक है, बोरोइंग इंक्रीज हुई है और कैश फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड फिर भी दिया है और लॉन्ग टर्म में ये एक बेहतर कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और मार्केट में इसका कंपटीशन ज़्यादा है। इसके मार्केट कंपटीशन में अगर आप अब इन्हीं वैल्यूज़ को जो इसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को आप कंपेयर करें फौजी फर्टिलाइजर के साथ और मुझे कमेंट डाउन करके बताएं कि आपको उसमें और इसमें क्या फ़र्क समझ आया और आपको दोनों में से कौन सी कंपनी फंडामेंटली ज़्यादा बेहतर लग रही है करंट सिचुएशन को देखते हुए। और देखें, जब भी हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक बात याद रखें, एक बार की शीट देखकर उसका फैसला नहीं करना चाहिए, पिछले सालों से कंपेयर भी करना चाहिए और मार्केट में मौजूदा कंपनीज के साथ भी कंपेयर करना चाहिए करंट सिचुएशन को लेकर। इसके अलावा हर 6 to 12 मंथ्स के अंदर आपने जब भी अपनी नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो तब आपने उन कंपनी मतलब फॉर एग्जांपल आपने आज अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आज आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है इसकी करंट सिचुएशन देखकर उतने पैसे आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिए। आफ्टर 6 मंथ्स आपने फिर अगेन सेम तीनों चारों कंपनीज जो आपको बेहतर लगती हैं उनमें इसी तरह से एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना है और हो सकता है तब ये कंपनी उस लेवल पे ना आ रही हो, दूसरी कंपनी ज़्यादा अच्छी हो या तीसरी कंपनी ज़्यादा अच्छी हो, तब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के हवाले से। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक चीज़ जो पर्सनली समझ आती है वो ये है कि ये स्विंग के लिए इस वक्त अपने आप को स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से ये बेहतर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इससे 1 साल के अंदर रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जाएं तो डिविडेंड तो ये दे रहा है, लेकिन इतना लाइक फौजी के कंपैरिजन में या फातिमा के कंपैरिजन में उतना पावरफुल नहीं लग रहा है इस वक्त। तो बाकी आप अपने एनालिसिस खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों को। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।